नमस्कार। सो पॉलिटी में हम इनिशियल लेक्चर्स में स्टेट के बारे में देख चुके हैं और उसके बाद में हम संवैधानिक इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपको सिलेबस मैंने बताया किस तरीके से पढ़ना है, तो उसी में फ्लो में हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हमारा संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास की बात करें अगर, तो पुराने समय से संविधान जो होता था, कभी राजा महाराजाओं के टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ नियम होते थे उनके पास में, बट वो लिखे नहीं होते थे। या तो राजा की मनमर्जी चलती थी, साथ साथ में मंत्रिपरिषद का भी कुछ नियम फॉलो किए जाते थे, बट कहीं किताब में फिक्स नहीं लिखे हुए थे। अगर बात करें पुराने समय पे, तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, तो वो एक राज्य की नीति के लिखी है, पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छी बुक थी। ठीक है, तो उसमें राज्य के नियम वगैरह इन सब का अच्छे तरीके से व्याख्यान किया गया था, समझाया गया था। बट प्रॉपरली अगर बोलें कि वही संविधान था, तो ऐसा नहीं हो सकते। तो लिखित संविधान की जब बात आती है भारत में, तो अंग्रेजों के आने के बाद में भारत में लिखित संविधान शुरू होता है। अंग्रेजों की कहानी वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी दोबारा बताने वाला हूँ। ओके, तो अंग्रेजों की कहानी आती है, 1757 होता है, 1764 होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, कंपनी का शासन शुरू हो जाता है बंगाल वाले क्षेत्र से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सन 1773 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर के आया जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। लिखित रूप से भारत के संवैधानिक इतिहास में यह पहली कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले एक व्यापक रूप में, एक सुव्यवस्थित तरीके से कभी भी संविधान को नहीं लिखा गया था। यहाँ पे बीईआईसी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारत के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है। ब्रिटेन में पुराने समय से संसद थी, महारानी भी होती है, लेकिन महारानी नाम मात्र की होती है। वहां पे ब्रिटेन में सिटीजन चार्टरशिप बना था सन 1200 के आसपास में, जिसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में वहां के लोगों को अधिकार दे दिए गए थे और प्रधानमंत्री बनने लग गए थे वहां पे। तो सन 1773 में भारत में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है 1857 तक। 1857 के बाद में क्या होता है कि जब क्रांति होती है, तो ब्रिटेन के लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे, वो भंग करवाते थे बीईआईसी को, और डायरेक्टली 1858 से भारत पर ब्रिटेन की महारानी का, यानी ब्रिटेन की संसद का कंट्रोल हो जाता है। तो नॉर्मली संवैधानिक इतिहास में हम दो तरीके से ये देखते हैं। जब एक तो आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, तब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक तरीके से बीईआईसी को चार्टर दिया जाता है राजस्व दीवानी इकट्ठा करने के, और कुछ रेगुलेशन नियम दिए जाते हैं। ठीक है, वो नियम हम देखने वाले। इस तरीके से हर 20 साल में चार्टर पत्र भेजा जाता है, वहां से चार्टर एक्ट भेजा जाता है। पहला आया सन 1773 में, उसमें 20 साल जोड़ो आप, 1773 प्लस 20 यानी 1793 में। 1793 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया। फिर 20 साल और जोड़ दो, 1813 में चार्टर एक्ट आ गया। फिर 20 साल और जोड़ दो, 1833 में चार्टर एक्ट आ गया। फिर 20 साल और जोड़ दो, 1853 में चार्टर एक्ट आ गया। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है 1853 के बाद में, और 1857 में जो है वो क्रांति हो जाती है। क्रांति होने के बाद में कंपनी को भंग कर दिया जाता है। उसके बाद में डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ब्रिटेन की संसद का। तो 1858 से जीओआई एक्ट आने लग जाता है भारत में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, बात वही है, चेंज कर दिया गया है नाम को कि भारत पे अब शासन कैसे करेंगे। तो एक तरीके से संवैधानिक प्रोसेस वो उस तरीके से चलती है। 1858 में, उसके बाद में 1861 में भारत शासन परिषद इस तरीके से आता है, भारत परिषद अधिनियम आता है। इस तरीके से धीरे धीरे करते 1909 में अपना जीओआई एक्ट आता है, 1919 में जीआईओ एक्ट आता है, 1935 में जीओआई एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में। ठीक है, इन सबके बाद में जब भारत आजाद होने वाला होता है, तब भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाती है, और वो संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करती है। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसे दो भागों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 में अंग्रेजों के समय जो प्रोसेस हुई, अंग्रेजों के समय यानी सन 1773 से लेके
और 1935 तक जो भी अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए वो मैं पार्ट 1 में ले रहा हूं। और उसके बाद में भारत जब आजाद होने वाला है तो संविधान सभा का निर्माण होता है, और संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण करती है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर के रूप में लूंगा। ओके, तो पहले पार्ट में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय पे कौन कौन से एक्ट आए। ओके, देखो, एक हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। चार्टर एक्ट आया 1793 में। चार्टर एक्ट आया 1833 में, और चार्टर एक्ट आया 1853 में। एक साथ में 1813 में भी आया होगा, एक अधिकार पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इनमें विशेष कुछ नहीं होता है, अधिकार कंपनी को और बढ़ा दिया जाता है कि हाँ तुम ठीक है यहाँ पे जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हो, और जो नियम है रेगुलेशन है वो बढ़ा दिए जाते हैं। बीईआईसी कंपनी को अधिकार दिए जाते हैं। जब 1858 की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद में महारानी के कंट्रोल में फिर यहाँ पे जीआई एक्ट 1858 का आता है, भारत परिषद अधिनियम 1866 का आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आता है, भारत परिषद अधिनियम या जीओआई एक्ट कुछ भी बोल सकते हो जिसे 1909 का आता है, भारत शासन अधिनियम 1919 का आता है, जीओआई एक्ट 1935 का आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आता है, ये भी अंग्रेजों के द्वारा आता है। तो जितने भी अंग्रेजों के द्वारा जो लेकर आए गए थे उन एक्ट को एक जगह देखेंगे, और नए लेक्चर में हम देखेंगे संविधान सभा को। ओके, संविधान क्या है क्लियरली पहले ही बता चुका हूं, ये वैधानिक दस्तावेज है, मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन जिनके अनुरूप देश या राज्य के शासन का संचालन होता है। एक पॉइंट था, मैंने पिछले पॉइंट में आपको शायद क्लियर कर दिया, राज्य क्या होता है। राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, एक जगह पे लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, यहाँ 100 लोग रह रहे हैं, तो इस राज्य में लड़ाई झगड़े ना हो, ये राज्य बोल सकते हो, गांव बोल सकते हो इसे, ठीक है, या अपना राज्य बोल सकते हो, या देश बोल सकते हो। होने को एक जगह पे अगर 10-20 लोगों का समूह भी बन जाता है तो वहां पे राज्य का निर्माण हो जाता है, एक अलग एंटिटी का निर्माण हो जाता है। तो उसमें नीतियां कैसी होंगी ये सब लोग निर्धारित करते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि राजतंत्र हो, राजा निर्धारित करे कैसी नीतियां होंगी, ठीक है, या लोकतंत्र हो, जनता निर्धारित करे कैसी नीतियां होंगी, या लठतंत्र हो, जैसे आप बोलते हैं तानाशाह, जिसके पास में ज्यादा पावर होगी वही निर्धारित करेगा कि कैसे नीतियां तय होंगी। इस तरीके से यहाँ पे जो है राज्य के अलग अलग प्रकार होते हैं, राज्य को शासन चलाने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जब लोग इकट्ठे होकर के कानून बनाते हैं तो वहां पे राज्य की नीति या राजनीति शुरू हो जाती है, और जब सभी के लिए इक्वल एक किताब में लिख दिया जाता है तो संविधान बन जाता है। तो राज्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो, एक कहानी और या क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। क्रोनोलॉजी आजकल बहुत मीम्स में चलता है, हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा जब ये प्रयोग किया गया था, तो आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। देखो, कहानी शुरू होती है सन 31 दिसंबर 1600 से, ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 से। उस दिन क्या होता है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे देती है कि आप जाइए और भारत, मलेशिया इस साइड में जाके आप व्यापार कीजिए। तो 31 दिसंबर 1600 को वहां पे चार्टर मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। अंग्रेज आते हैं, उनके साथ साथ में और भी यूरोपीय आते हैं, लेकिन अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाते जाते हैं, बाकी यूरोपीय नहीं जमा पाते हैं, ठीक, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। सन 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके कंपनी पावर में आने लग जाती है। तो 1765 में कंपनी को राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में। वर्तमान में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो पुराने समय पे तो बंगाल अपने आप में एक तरीके से मान लीजिए बंगाल में ही बिहार शामिल हो जाता था और उड़ीसा भी शामिल हो जाता था। तो इन क्षेत्रों के अधिकार 1765 में राजस्व और दीवानी अधिकार जो है वो कंपनी को मिल जाते हैं। तो कंपनी शासन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है 1765 से। अब कंपनी को यहाँ पे अधिकार मिल गए, ये राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है कि वहां पे एक कंपनी है जो व्यापार करने के लिए गई थी, लेकिन अब वहां पे शासन करना शुरू कर दिया है उसने। तो ब्रिटेन की संसद में इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और इस कंपनी से कुछ राजस्व अपने पास में लेने के लिए सन 1765 से कुछ समय बाद यानी सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटर होता है ना पंखे का,
तो कंट्रोल करने के लिए होता है, नियमन करने के लिए आता है सन 1773 में। ओके, 1858 के बाद में कंपनी का शासन भंग कर दिया जाता है तो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है। तो ये चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कौन कौन से एक्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे एक्ट हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या खास बात रही, देखो संवैधानिक विकास का पहला कदम माना जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल बनता है नॉर्मली कि भारत के संविधान में पहला कदम कौन सा एक्ट माना जाएगा, तो भारत के संविधान में पहला कदम जो रहेगा सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया ये पहला कानून था। बात से समझ में आ ही रहा है, इससे पहले कोई कानून नहीं बनाया ब्रिटिश संसद के द्वारा। ओके, व्यवस्था को स्थापित करने व नियमित करने के लिए इस कानून को लेकर के आए। ये सवाल जैसे मेंस में पूछा जा सकता है कि 1773 में जरूरत क्या पड़ी रेगुलेट एक्ट की। देखो यहाँ पे कंपनी शासन कर रही थी और उधर की साइड में ब्रिटेन की संसद को पता चल रहा था कि कंपनी जो है व्यापार करने के लिए गई है, लेकिन क्या कर रही है, वहां पे राजस्व भी इकट्ठा कर रही है, लोगों से पैसे भी ले रही है साथ साथ में। ठीक है, तो कंपनी को नियमित करने के लिए यहाँ पे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है। तो ये मेंस में पूछा जा सकता है कि सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों भेजा गया। तो व्यवस्था को स्थापित करने व नियमित करने के लिए, कंपनी को नियमित करने के लिए क्या भेजा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला प्रयास था। ओके, तत्कालीन ब्रिटिश के पीएम, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से सारे फैक्ट जो है इसमें जोड़े गए हैं कि उस समय पूछा जाए कि सन 1773 में जब इंग्लैंड से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम का नाम था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, ये पीएम थे उस समय की। कंपनी के प्रशासन की देखरेख तो इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई गई थी, एक का नाम रख दिया निदेशक मंडल, दूसरे का नाम रख दिया हितधारकों का मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, देखो जब बीईआईसी कंपनी की बात आती है तो शुरुआत में कुछ छटे हुए बदमाश लोगों ने, 30 के आसपास लोगों ने वहां पे इस कंपनी की शुरुआत की थी कि हम व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ में। अब सन 1773 तक जो भी पैसा कमाया जा रहा था वो उन सभी लोगों के पास में जा रहा था जो कि हितधारक थे, यानी शेयर धारक थे। उन 27 के आसपास जो लोग थे उनके पास में ही जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 27 तो नहीं रहे होंगे, वो बाद में सन 1600 में शुरू किया था, सन 1773 आते आते उसमें हितधारक जो है वो शेयर धारक जो है बढ़ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे सन 1773 में दो संस्थाएं बना दी गई कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। एक बना दिया गया निदेशक मंडल और दूसरा बना दिया गया हितधारकों का मंडल। हितधारकों का मंडल जो शेयर होल्डर्स हैं और दूसरा बना दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। सन 1773 में 3 जगह अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अधिकार था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, या मुंबई जो भी आपको बोलना है। तो ये तीनों अलग अलग एंटिटी होती थी सन 1773 की। तो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय तक यहाँ पे भी गवर्नर होता था, यहाँ पे भी गवर्नर होता था और यहाँ पे भी गवर्नर होता था। सन 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और बंबई को इसके अधीन लेकर के आ गए और यहाँ पे गवर्नर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है, बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। मुंबई में और मद्रास में गवर्नर ही रहेंगे जो कि बंगाल के अंडर में आ जाएंगे। ओके, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी गई, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ठीक है, सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होते थे। पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन व्यक्ति नियुक्त किए गए, तो पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, ये नाम आप याद रख सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई सन 1774 में, जो कि 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके प्रावधान के अनुसार हुई थी। उस समय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अपने एलिजा एम्पे। भारत में राजस्व, सैन्य, नागरिक मामलों संबंधी सभी जानकारी कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें से अगर की पॉइंट आप निकालना चाहो तो क्या की पॉइंट निकाल सकते हैं।
पहली बात तो ये पहला कदम है। ओके, सबसे पहला कदम किया गया है अपने संविधान निर्माण की दिशा में। ओके, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसमें। पहले बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में, तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे। अब क्या किया, केंद्रीकरण की ओर बढ़े, बंगाल को बड़ा बना दिया गया। बंगाल में जो गवर्नर था उसकी पदवी जो कर दी गई गवर्नर जनरल की। पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग। बंबई को बंगाल के अंदर लेके आ गए, मद्रास को बंगाल के अंदर लेके आ गए। बंबई में गवर्नर बैठेगा, मद्रास में गवर्नर बैठेगा। बंगाल में कौन बैठने वाला है, गवर्नर जनरल, जो कि पहले नंबर पे कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे, तो उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, इसके साथ साथ में यहाँ पे एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। और याद रखें तो एलिजा एम्फे, ये आप नाम याद रख सकते हो। बाकी चीजें इसमें स्पेशल आपको याद रखने की नहीं है। एक चीज और ये ध्यान रखनी है, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोगों की कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद का मतलब ये मान लीजिए मंत्रिपरिषद आज के समय पे जो होती है ना, जो सारे डिसीजन जो लेते हैं। एक तो होता है संसद जो कि कानून बनाने का काम करती है, एक होती है कार्यकारी परिषद या मंत्रिपरिषद। तो ये 5 लोग उस समय भारत के संविधान नहीं, सब करता धरता यही थे। संविधान के लिए तो बस ये बना के आ गया था वहां से। अब जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो ये 5 लोग लेने वाले थे। सन 1777 के प्रावधान के अनुसार ये बात कही गई थी। ओके, तो ये 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। इसमें से ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। पहला कदम है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया वारेन हेस्टिंग को, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। एलिजा एम्फे गवर्नर जनरल के साथ में 4 यहाँ पे सदस्य नियुक्त किए गए कार्यकारी परिषद में। और अगर ध्यान रखें तो 2 यहाँ पे संस्थाएं बनाई गई थी। बाकी प्रधानमंत्री का नाम भी याद रख सकते हैं चाहे तो, बट ये बेसिक चीजों के। फिर उसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उस समय जो तत्कालीन पीएम थे तो उनका नाम था विलियम पिट्स। तो उनके समय पे ही आया था ये, विलियम पिट्स उनका नाम था एक्चुअली में, विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स के समय पे 1784 में एक्ट भेजा गया भारत के लिए, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया गया इसका नाम। क्या बात खास की गई इसमें, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों को अलग कर दिया गया। अब तक कंपनी व्यापारिक प्रशासनिक एक साथ में कर रहे थे, अब व्यापारिक के लिए एक अलग विभाग बनाया गया और प्रशासनिक के लिए अलग सिस्टम बनाया गया। ओके, तो व्यापारिक काम किसको दे दिया गया, कंपनी के निदेशकों के हाथ में दे दिया, डायरेक्टर्स के हाथ में दे दिया गया। राजनीतिक काम, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। जो प्रशासनिक कार्य थे या राजनीतिक कार्य थे उनके लिए किसकी स्थापना की गई, नियंत्रक मंडल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसमें 6 सदस्य होते थे और नियुक्ति का आधार सम्राट के पास में होता था। यानी इंग्लैंड की महारानी 6 सदस्यों को नियुक्त करके नियंत्रण मंडल भेजती थी जो कि भारत में प्रशासनिक कार्य देखता था। ओके, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स थे, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए इस समय, मतलब शुरुआत हो गई 2 शासकों की। एक तो कंपनी शासन करना शुरू कर रही है और कंपनी तो कर ही रही है, दूसरा सम्राट यहां से अपना दखल देता है। यहां पे सम्राट का दखल नहीं था 1777 तक, यहां पे सारे अधिकार कंपनी को ही दिए गए हैं अभी तक। बट यहां पे पहली बार क्या किया गया, व्यापारिक काम कंपनी को अधिक दे दिए गए, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे 6 सदस्य जो लोग नियुक्त किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, सम्राट के द्वारा। ओके, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे 1784 में भारत के जो 2 भाग कर दिए गए कार्यों के, एक प्रशासनिक और एक अपना कंपनी के व्यापारिक कार्य। गवर्नर जनरल के साथ में 3 सदस्य कर दिए गए, पहले 4 थे, अब यहाँ पे 3 कर दिए गए, जिसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाने लग गया। 1786 का अधिनियम आया, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए गए और उसे सर्वेसर्वा बना दिया गया, यानी प्रधानमंत्री वही बन गया, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी एक तरीके से। ओके, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। 1793 का चार्टर एक्ट, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने का प्रावधान किया गया। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव शुरू की गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो आपको 1786, 1784 ये ध्यान नहीं रहे तो इतना तो कम से कम आपको याद रखना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद में फिर 20 साल बाद में फिर से चार्टर एक्ट आता है, फिर 20 साल बाद में फिर से चार्टर एक्ट आता है, फिर 20 साल बाद में फिर से चार्टर एक्ट आता है, इस तरीके से। ओके, तो इनमें से 1773 वाले की कुछ खास बात याद रखनी है, बंगाल का गवर्नर जनरल वाला बात याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट वाली बात याद रखनी है। ओके, और उसके बाद में
यहाँ पे अपना 1777 पहला कदम था ये। ओके, ये ध्यान रखना है। 1793 में कोई खास स्पेशल बात नहीं रखनी है, बस 20 साल के लिए अधिकार बढ़ा दिया गया है। अब ये बात अगर याद रखें तो भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया, बट ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अब आते हैं 1813 के एक्ट पर। तो उस समय जब ये 1813 का एक्ट आया था तो औद्योगिक क्रांति चल रही थी ब्रिटेन में, और वहां पे लेसा फेयर की नीति का जो है वो फॉलो किया जा रहा था। या 1750 से शुरुआत हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति की, और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक पूरा लेक्चर बता चुका हूं। और लेसा फेयर नीति एक अबंध नीति चल रही थी, जिसके तहत क्या था, सभी कंपनियों को छूट दी जा रही थी कि अपने हिसाब से व्यापार करते जाओ आप, और हमें राजस्व दे दो सरकार के द्वारा, ऐसा प्रावधान किया जा रहा था। उससे पहले तो क्या था कि कंपनियों को इतनी छूट नहीं होती थी, बट लेसर फेयर जो नीति है, अवंध नीति, कंपनियों को बांधा नहीं जा रहा है, उन्हें खुले हाथों से छोड़ दिया जा रहा है कि तुम अपनी मन मर्जी जैसा आप व्यापार करना चाहो वैसा व्यापार करो। औद्योगिक क्रांति यहाँ बढ़ रही है, वहां पे इंग्लैंड में बहुत नए नए उद्योग धंधे आ रहे हैं, उद्योग धंधों के कारण वहां पे उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन को दूसरे देशों में बेचने के लिए जाना चाहते हैं। और भारत पर सिर्फ एक कंपनी को जो चार्टर दिया गया है, और वो कंपनी कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बाकी जो व्यापारी लोग हैं वो परेशान है, वो चाह रहे हैं कि हम भी भारत के साथ व्यापार करें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले को चार्टर है। तो फिर 1813 वाले एक्ट में यहाँ पे प्रावधान चेंज किए जाते हैं कि भाई अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी को मत रखो, बाकी कंपनियों को भी वहां पे व्यापार करने का अधिकार दो, जो यहाँ से शुरुआत होता है। ओके, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए गए। कारण क्या थे, बैकग्राउंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और अवैध नीति आ गई थी, लेकिन कंपनी को चाय और चीन से व्यापार पर अभी भी एकाधिकार था। ठीक है, तो इस एक्ट की कुछ बातें इसमें ध्यान रखना है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, यही तो बात थी सन 1600 में जो लेके आए थे, वो चार्टर एक्ट लेके आए थे महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से। तो वो क्या था, मोनोपोली का क्या था मतलब, मोनोपोली का मतलब हुआ कि मैं ही व्यापार कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा तो व्यापार नहीं कर सकता है। और उसे कौन रोकेगा, राजा रोकेगा। उसने बोला है कि मैंने भाई इनको सर्टिफिकेट दिया है, सिर्फ यही व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 1813 आते आते जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, और अन्य कंपनियों को अधिकार दिए जाने लगते हैं। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली के जो एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। फिर भी दो चीजों पे अभी भी उनका एकाधिकार रह जाता है, 1813 से 1833 तक रहता है, जो 1833 में यह भी समाप्त कर दिया जाता है। क्या रहता है 1813 में, चीन पर और चाय पर, चीनी नहीं है, चीन, चाय, एक तो चाय का जितना भी उत्पादन हो रहा था भारत में, उस पे सिर्फ एकाधिकार किसका रहेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही व्यापार कर सकती है अन्य देशों के साथ में। दूसरा, चीन के साथ में व्यापार, क्योंकि चीन भी ईस्ट में आ रही थी, तो चीन के साथ भी व्यापार अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। तो इस दो चीजों पे जो था वो अपना कंपनी को एकाधिकार मिला। ठीक है, बाकी चीजों पे समाप्त कर दिया गया, अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई जाने लगी। यहां से शुरुआत हो सकती है बजट की, क्योंकि राजस्व से कैसे व्यय करना है ये एक तरीके से नियम और पद्धतियां यहाँ बनने लग गई। ईसाई मिशनरियों के लिए धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। शिक्षा प्रचार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक व्यय का प्रावधान यहाँ पे किया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1813 का है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे चाय और चीनी का अभी है, चीनी का नहीं, चीन का, चीन देश के साथ में। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से बजट की शुरुआत हो गई है, नियम और पद्धतियां बनाई जाने लग गई हैं कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन खर्च नहीं होता है जब तक मैकाले नहीं आता है। मैकाले 1835 के आसपास में वो अपनी शिक्षा का पॉलिसी लेके आते हैं, एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद में वो सिस्टम से खर्च करवाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से लेके और 1835 तक शिक्षा पे इसलिए खर्च नहीं हो पाता है क्योंकि लड़ाई होती है अंग्रेजों में, शिक्षा पे खर्च किस तरीके से करें। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इन भारतीय लोगों को जो भारतीय शिक्षा है, यानी संस्कृत में या हिंदी में या इनकी ही जो देसी शिक्षा है गुरुकुल पद्धति, उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि इनको पढ़े लिखे अंग्रेज मतलब जो क्लर्क बना दिया जाए, इन्हें सिर्फ इंग्लिश की शिक्षा दी जानी चाहिए जो क्लर्क बनने के काम आए। तो इनके बीच में बहुत लंबे समय तक मतभेद रहता है। और 1835 तक जब मैकाले आते हैं, मैकाले पूर्ण रूप से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भारत में अप्लाई कर देते हैं, तब से खर्च शुरू होता है यहाँ पे। ओके, तो बाद में बीच में प्रावधान जो किया गया है, कब कर दिया गया, 1813 के एक्ट में कर दिया गया है। ओके,
अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। यहां से भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, सन 1773 की जब मैंने बात की थी, उस समय तक बंगाल, ठीक है, बंबई और मद्रास, यहां पे तीनों जगह पे गवर्नर होते थे। सन 1773 में बंगाल वाले को ऊपर ला करके यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, सन 1773 से लेके और 1833 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही सबसे बड़ा होता था। 1833 तक आते आते कंपनी का जो साम्राज्य क्षेत्र है वो बढ़ने लग जाता है, यानी पूरे भारत पे कंट्रोल होने लग जाता है, राजा महाराजाओं या देसी भारत पे भी कंट्रोल होने लग जाता है। तो 1833 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल को बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये 1833 में भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत हो गई है, यानी भारत को केंद्रीकृत किया जा रहा है, भारत का सेंट्रलाइजेशन किया जाने शुरू हो गया। तो प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया जिसके पास में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो एक दो पॉइंट आपको पहले भी बता चुका हूं। पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है वो अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बना है। ओके, संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार इनको प्राप्त हैं। ईआईसी की सभी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी, जो 1813 तक चीन और चाय पर जो अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया तो भारत में लागू ही नहीं हो पाया, ठीक है, ये बाद में लागू हुआ। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अब तक वो कार्यकारी का जो एग्जीक्यूटिव कार्य करती थी, तो उसमें कार्यकारी परिषद जैसे बोलते थे, तो उसमें अभी एक विधि सदस्य, लॉ का सदस्य भी जोड़ दिया गया, ठीक है। और पहला जो विधि सदस्य जोड़ा गया था वो लॉर्ड मेघाले को जोड़ा गया था, लेकिन इसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये एक तरीके से मंत्रिमंडल, इसमें एक व्यक्ति और स्पेशल जोड़ा गया विधि के लिए, लॉ के लिए, और व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मेकाले, लेकिन इसको वोटिंग राइट्स नहीं थे, इनको वोटिंग राइट्स थे। 1834 में विधियों का संहिताकरण करने के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार, और 1834 में दास प्रथा की समाप्ति की गई, और वो भी इसी एक्ट के अनुसार की गई थी, ठीक है। इसमें प्रावधान में लिखा हुआ था कि आपको दास प्रथा जो है वो समाप्त करनी है, तो 1834 में आते हुआ एक्ट बना दिया गया। ओके, तो ये 1834 वाले की क्या बात है आपको याद रखनी है? पहली बात तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। कौन बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ओके, जिसके अंदर सारी जो शक्तियां निहित थी, नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। उसके बाद में ईआईसी की सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक रूप से पूरी तरीके से खत्म कर दी गई वो ईआईसी कंपनी। अभी राजनीतिक रूप से ईआईसी कंपनी चल रही है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट बात, विधि सदस्य को जोड़ा गया। किसके अंतर्गत जोड़ा गया? जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे विधियों का संहिताकरण, यानी जो आज के टाइम पे लॉज वगैरह आप लॉ के स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं तो उनको एक जगह पे इकट्ठा करने का काम जो शुरू किया गया, और इसका कार्य सौंपा गया था लॉर्ड मैकाले को, ओके, ठीक है। तो ये 3-4 बात जो है 1833 वाले एक्ट से निकल के आती हैं। 1834 में यहाँ पे दास प्रथा की समाप्ति हुई। अब बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें विधायी कार्य व प्रशासनिक कार्यों को पृथक करने का प्रावधान किया गया। अब तक विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, कार्यकारी परिषद, उसी के पास थे। आई थिंक ये आपको पहले ही ये जो सब आप देख रहे हो इससे पहले आपने क्रैश कोर्स देख लिया होगा, नहीं देखा है तो वो क्रैश कोर्स जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ एक चीजें जैसे कार्यकारी परिषद क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, बार बार मैंने रिपीट करता हूं, इन लेक्चर्स में भी रिपीट करूंगा, पर क्रैश कोर्स अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ एक चीजों पे आपको डिफिकल्टी फील हो सकती है, इसलिए मैंने क्रैश कोर्स को पहले नंबर पे रखा है सबसे पहले।
जो शेड्यूल बनाया है उसमें क्रैश कोर्स को पहले नंबर पे रखा। अब कार्यकारी परिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति भी क्या होते हैं, उनका ओवरव्यू आपको वहां मिल जाएगा, तो आपको यह समझने में आसानी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, यही पहले 1853 से पहले यही अपने कार्यकारी काम भी करती है और विधायी भी काम करती है, लेकिन 1853 वाले एक्ट में आते आते यहाँ पे विधायी कार्य अलग हो गए हैं और प्रशासनिक कार्य जो है वो अलग हो गए हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे कि आज के समय की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद ये करती है अपने कार्यकारी कार्य या एग्जीक्यूटिव वर्ष, और अपनी जो संसद होती है वो करती है विधायी कार्य, कानून बनाने का कार्य, कानूनों को पालन कराने का कार्य जो करती है वो अपने मंत्रिमंडल करवाती है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल तो जो था वो सर्वोपरि भी था ही, और उसको वीटो का अधिकार भी प्राप्त था। तो गवर्नर जनरल की परिषद को दो भागों में बांट दिया, एक तो विधायी कार्य के लिए, एक प्रशासनिक कार्य के लिए। विधायी कार्य यानी कानून बनाने के लिए, और उसमें 12 सदस्य के विधान परिषद बना दी गई, छोटी संसद जिसे बोल सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व शामिल किया गया, बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा। भारतीय लोग शामिल नहीं थे इसमें, इनके यहीं के अंग्रेज लोगों को शामिल किया गया था। यानी 12 सदस्यीय विधान परिषद। भारत में संसद की शुरुआत यहां से हो सकती है माने जाए तो, क्योंकि पहली बार 1853 में विधायी कार्य और कार्यकारी जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया। उससे पहले गवर्नर जनरल की परिषद के पास में ही सारे अधिकार होते थे। तो ये कौन से एक्ट में हो रहा है? 1853 के एक्ट में। ओके, यहाँ पे 12 सदस्य की विधान परिषद बनाई गई है और प्रशासनिक कार्य जो है वो गवर्नर जनरल के पास में ही है। ओके, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यहाँ पे पूर्ण सदस्य बना दिया गया, पिछले वाले में शामिल किया गया था विधि सदस्य के रूप में, लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं थे, यहाँ पे वोटिंग राइट दे दिए गए हैं। ओके, किसी निश्चित अवधि का उल्लेख भी नहीं किया गया। यहाँ पे एक खास बात यह है कि 1853 वाला जो एक्ट आया था, ठीक है, उसे ऐसा नहीं था कि अगले 20 साल का अधिकार दे रहे हैं। उससे पहले जो हो रहा था, हर 20 साल के लिए अधिकार देते थे कंपनी के लिए कि अगले 20 साल आप ये करोगे, अगले 20 साल तक आप शासन कर सकते हो, अगले 20 साल तक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हो। लेकिन 1853 के समय आते आते अंग्रेजों की जो संसद थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है वो एक विद्रोह की भावना पैदा होने लग गई थी। अब एक तो कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग अमीर होते जा रहे थे, भारत से पैसा लेते जा रहे थे, अमीर होते जा रहे थे। ठीक है, तो पहले उनके व्यापारिक अधिकार समाप्त करवाए, व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, अन्य व्यापारिक कंपनी आ गई, लेकिन अभी भी राजस्व अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही है। तो धीरे धीरे जो ब्रिटेन की संसद थी उसमें भारतीयों के जो अत्याचार हो रहा था भारतीयों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी वहां पे विरोध होने लग गया था। तो इसलिए यहां पे 1853 वाले एक्ट में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आपको 10 साल का अधिकार दिया जा रहा है या 20 साल का कंपनी को। उन्हें बोल दिया गया था आगे हम अपने हिसाब से देख लेंगे। और अगले 4 साल बाद में 1857 में भारत में क्रांति हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए फिर तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। और 1858 में यहाँ पे भारत में जो है वो सारा कंट्रोल किसके पास में पहुंच जाता है? ब्रिटिश संसद के पास में पहुंच जाता है। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है, यहां से खत्म हो जाती है, और यहाँ पे कंट्रोल किसके पास आने लग जाता है? ब्रिटिश संसद के पास में। तो फिर 1858 में वो भारत शासन अधिनियम लेके आते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का आगे ध्यान रखने के लिए यहाँ पे तुरंत एक सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाती है, रिफॉर्म शुरू की जाते हैं। ओके, तो 1853 वाली में से एक पॉइंट आपको निकाल के रखना है। एक तो विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग कर दिए गए, और विधायी में 12 सदस्यीय विधान परिषद बना दी गई। तो ये 2 पॉइंट आपको रखने हैं। ओके, उसके बाद में अब बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 की, तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। एक्चुअली में ये वायसराय जो शब्द आता है ये नॉर्मली देसी भारत के लोगों के लिए किया गया था। ठीक है, देसी भारत, देसी रियासत के लोगों के लिए किया गया था। यानी भारत उस समय दो तरीकों से जो शासित होता था। एक था डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में, जिसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था। एक था देसी राजा महाराजाओं के कंट्रोल में। ठीक है, तो देसी राजा महाराजा जहां थे वहां पे ये एक्ट काम नहीं करते थे, भारत शासन अधिनियम 1858 या 1853। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी थी कि देसी जो राजा थे वो नाराज थे।
नाराज होने का कारण आप अनुमान लगा सकते हो, झांसी की रानी, लखनऊ की बेगम, उसके अलावा कुंवर सिंह बिहार से, और बाकी कुछ एक छोटे मोटे राजा जो थे अपने राजपूताना एजेंसी से भी थे, दिल्ली का बहादुर शाह जफर, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से रोष में थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने देशी भारत के जो लोग थे उनके लिए गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय रख दिया गया। बाकी ब्रिटिश भारत का जो था उसमें गवर्नर जनरल ही बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि वायसराय नया नाम रख दिया गया। ठीक है, बाकी गवर्नर जनरल की पोस्ट थी बट उसका नाम रख दिया गया वायसराय, और ओनली देशी भारत के हिसाब से रखा गया था। हम ब्रिटिश भारत में भी बोलने लग गए उस चीज को, बाकी रखा किसके लिए गया था? देशी भारत के लोगों के लिए। ओके, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय का प्रयोग देशी रियासतों के लिए किया जाता था। तो भारत के एक राज्य सचिव जो एक नए पद का सृजन किया गया, इंग्लैंड की सरकार का एक मंत्री होता था, लॉर्ड स्टैनले प्रथम भारत सचिव बने। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे ये इंग्लैंड है और ये अपना भारत है। ओके, यहाँ भारत है और यहाँ पे अपना इंग्लैंड है। तो 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल आ गया महारानी के पास में। महारानी ने या ब्रिटेन की संसद ने दो तरीके से कंट्रोल शुरू किया। एक तो यहाँ पे वायसराय का पद बना दिया, ठीक है, नया पद दे दिया ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि पहले की तरह हम शासन करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है, वायसराय का पद बना दिया। और यहाँ पे एक भारत सचिव का पद सृजित कर दिया गया, भारत सचिव। ओके, भारत सचिव का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसमें अलग अलग मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक स्पेशल मंत्री होता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मंत्री होता है, हर चीज के लिए अलग अलग मंत्री होती है। ऐसे ही ब्रिटेन की संसद में भी अलग अलग मंत्री थे, गृह मंत्री, उसके अलावा रक्षा मंत्री, ऐसे ही एक भारत मंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब इंग्लैंड में मंत्री को सचिव बोला जाता है, मंत्री इक्वल टू सचिव होता है वहां पे, तो ये पद का नाम हो गया भारत सचिव। तो एक तरीके से ये पूरा मंत्रालय बन गया, वहां के जो मंत्रिपरिषद है इंग्लैंड की, वहां पे एक मंत्रालय बना दिया गया और उसका एक मंत्री हो गया भारत सचिव के नाम से। इंग्लैंड में सचिव इक्वल टू मंत्री होता है, भारत में सचिव इक्वल टू मंत्री नहीं होता है। भारत में मंत्री राजनीतिक आदमी होता है और यहाँ पे सचिव जो होता है वो प्रशासनिक या IAS RAS अधिकारी होता है। इंग्लैंड में मंत्री इक्वल टू सचिव होता है। तो वहां पे भारत सचिव या भारत मंत्री का एक नया पद बनाया गया और ये दो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से शासन करने वाले हैं। जैसे मार्लेमेंटो आने वाला है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आने वाले, तो उनमें से एक भारत सचिव रहेगा, एक भारत का वायसराय रहेगा। ओके, तो भारत सचिव का पद जो है वो 1858 में जो जीओआई एक्ट आया उसके द्वारा गठित किया गया और पहले भारत सचिव जो बने लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की गठन किया गया। ओके, तो इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद जो कि भारत में होगी, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद, तो यहाँ पे ये भारत में होने वाली है। तो ये 1858 के जो प्रावधान थे वो इस तरीके से थे। ब्रिटेन की महारानी सीधा कंट्रोल हो गया, कंपनी पूर्णतः समाप्त कर दी गई, वायसराय नया नाम कर दिया गया। पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग, जो कि देशी रियासतों के लिए थे। भारत का राज्य सचिव या भारत सचिव नाम करके एक पद बनाया गया। ठीक है, वो इंग्लैंड सरकार का एक मंत्री होता था, पहले लॉर्ड स्टैनले थे। इसमें 15 सदस्यीय भारत परिषद का जो गठन किया गया इसकी सहायता के लिए किया गया। ओके, ये जो था 1858 के जीओआई एक्ट के तहत किया गया था। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल बोल लीजिए या वायसराय बोल लीजिए। ओके, बाकी वायसराय नाम दिया देशी भारत के लोगों के लिए और पूरा ब्रिटिश भारत जो था वहां पे गवर्नर जनरल ही बोला जाता, तो इसलिए गवर्नर जनरल बोल लेंगे, कोई इश्यू नहीं। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उसके पास में जो कानून बनाने की विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति थी उसको दो भागों में बांट दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया गया। यानी एक तो गवर्नर जनरल के पास होती थी, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं जैसे, उसके पास में ही ज्यादातर कार्यकारी परिषद होती थी और उसकी विधायी परिषद होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अब प्रांतों में बांटने की शुरुआत हो जाएगी। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। ये बोला जाएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ में आ रहा है?
पहले एक ही केंद्र से पूरा भारत पे कानून बनाए जा रहे थे। अब उस केंद्र को कम कर दिया गया कि यहां से कम करते हुए चलो बंबई वाले भी बनाओ, मद्रास वाले भी बनाओ, यूनाइटेड प्रोविंस वाले भी बनाओ, अपना मध्य प्रदेश वाला या मिडिल प्रोविंस वाले भी बनाओ, उधर की साइड में सिंध साइड थी तो सिंध प्रोविंस वाले भी बनाओ। तो एक अलग अलग करते हुए एक विकेंद्रीकृत कर दिया गया। तो प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार पहली बार कब मिला? 1861 में। उससे पहले जितने भी कानून बनते थे वो सब गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा बनाए जाते थे। 1862 में गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति की। तो पहली बार यहां पे 1862 में गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय विधान परिषद थी, देखो यहां पे पहली बार शुरुआत हो रही है कानून को जो है वो राज्यों के लिए देने की। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैप में ही समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलो मैप जो है यहाँ पे है, देखो ये मैप है, ये 1947 के समय के टाइम का मैप है। इसमें जहां पे आप इस तरीके का आप ये जो रंग देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, और अंग्रेजों के भी अलग अलग प्रांत बने हुए हैं। आजादी के टाइम पे 11 प्रांत थे करीब करीब। ओके, बट हम जो है 2-4 का नाम आपको बता के फिर आप क्लियर करते हैं इस चीज को। ओके, लेट मी क्लियर दिस। ये सब समझने के लिए हम आज के आधुनिक भारत से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज के समय पे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, कुछ अधिकार कानून बनाने के लिए राज्यों के पास प्राप्त हैं, कुछ अधिकार केंद्र के पास प्राप्त हैं और कुछ दोनों के बीच में प्राप्त हैं। तो केंद्र को प्राप्त हैं, ठीक है, केंद्रीय अधिकार, बीच में जो है समवर्ती और कुछ चीजें जो है राज्य सूची होती है। ठीक है, सेंटर की, केंद्र की सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन सब की शुरुआत जो हो रही है 1861 से हो रही है। उससे पहले जो होता था वो गवर्नर जनरल के पास में ही पूरे भारत पे जो है वो कानून बनाने का अधिकार था। अब देखिए यहाँ पे मैप में देखो, ये जैसे कि ये यूनाइटेड प्रोविंस, ये अपने आप में एक प्रांत था। ओके, इधर की बात करें तो पंजाब अपने आप में प्रांत था, NWFP प्रांत था, सिंध अपने आप में प्रांत था, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस अपने आप में प्रांत था, बिहार प्रांत था, बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत था। ओके, और ये बंबई प्रांत था। इस तरीके से अलग अलग प्रांत थे। इन प्रांतों को पहली बार 1861 में छोटे लेवल पे कानून बनाने की जो है वो अधिकार दिए गए थे। तो ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी। ठीक है, तो प्रांतीय विधान परिषद भी, लेकिन कुछ कानून जो थे वो केंद्र को पास थे। तो केंद्र कहां पे था उस समय? केंद्र था अपना कलकत्ता में, इस जगह पे केंद्र था, क्योंकि 1861 में दिल्ली राजधानी नहीं बनी थी, दिल्ली 1911 में बनी है। ओके, तो केंद्र जो था वो कलकत्ता में था, भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता में थी। यहां पे गवर्नर जनरल बैठता था। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, विधायी परिषद, उसमें 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। ये पहली बार हो रहा है विधायी परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया जाना। और वो 3 विधायी जो भारतीय लोग शामिल किए गए थे वो कौन थे? महाराजा नरेंद्र सिंह थे पटियाला के, महाराजा देवनारायण सिंह थे बनारस के, और सर दिनकर राव थे। ठीक है, ये 3 लोगों को पहली बार 1861 में केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था। विभागीय पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, अलग अलग विभाग बना करके कार्य करने की शुरुआत यहां से होने लग गई है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जो आज के समय पर राष्ट्रपति के पास में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो यहां से शुरुआत होती है। ओके, विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो बंबई और मद्रास में विधान परिषद बनाई गई, पंजाब में, बंगाल में और NWFP, इन 5 जगहों पे उस समय विधान परिषद बनाई गई थी। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1892, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस समय पहली बार वोटिंग की शुरुआत हुई है। ठीक है, वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोटिंग राइट्स सबको मिल गए होंगे। नाम मात्र लोगों को 0.5% ऑल ओवर पॉपुलेशन में से 0.5%, यानी कोई जमींदार होना चाहिए या किसी के पास में डिग्री होनी चाहिए, इस तरीके के क्राइटेरिया थे। तो पहली बार भारत में सामान्य लोगों को वोटिंग राइट्स का जो अधिकार मिला है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मिला है।
लेकिन सबको नहीं मिला है, ओनली 0.5% नाम मात्र लोगों को मिला है, पर मिला तो है, कुछ वोटिंग तो ये उससे पहले ये जो चुने गए ये वोटिंग से नहीं चुने गए, ये गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल थे उनके कई सहयोगी लोग होंगे, तो गवर्नर जनरल ने डायरेक्टली चुना है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार जो शुरुआत हो रही है वो वोटिंग्स की शुरुआत हो रही है। तो केंद्रीय व विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। अप्रत्यक्ष इसलिए कि नाम मात्र लोगों से जो वोटिंग करवाई गई थी। ओके, अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे। मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, या वायसराय ऑफ इंडिया बोल सकते हो उन्हें। ओके, ये एक तरीके से इन्होंने एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये एक्ट आने से पहले, तो उसमें कहा था कि 1892 के दोषों को दूर करना चाहिए। ओके, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना इनका उद्देश्य होना चाहिए, उग्रवाद व क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना चाहिए। तो मार्ले और मिंटो ने ये सुधार या रिपोर्ट अपनी लेके आए भारत परिषद अधिनियम के रूप में, जो परिणित हुआ। तो उसमें क्या क्या बातें कही गई? केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में व्यापक वृद्धि कर दी गई। अब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य जो हो गए 60 हो गए, ये बहुत बड़ी मात्रा हो रही है, ठीक है। तो पहले तो कोई एक समय ऐसा था जिसमें सिर्फ गवर्नर जनरल होता था, उसके साथ में 4 लोग ही काम करते थे, फिर 4 या 3 कर दिए गए, धीरे धीरे बढ़ा करके विधायी परिषद में 12 लोग कर दिए गए। अब बढ़ा करके कितने कर दिए गए? 60 कर दिए गए। यानी आज के समय की जो संसद है ना, उस समय की संसद में 60 लोग जो हैं वहां पे बैठते थे। 1893 में पहली बार वोटिंग राइट मिले थे, वो आपको मैंने बता दिया 0.5% को, और 1909 में वोटिंग राइट्स में संख्या बढ़ा के 2% कर दिया गया, ठीक है। तो इस समय बीच में आपको पता ही होगा 1857 जो था उस समय क्रांति हुई थी, 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, 1893 में यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स मिल गए थे, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो 1909 में ये लेके आए थे। उस समय क्या हो रहा था, बंगाल में जो था राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो उस राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए ये मार्ले मिंटो एक्ट लेके आए थे 1909 में। और इसमें क्या किया गया था, इसमें मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। ओके, तो पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। किस तरीके से? केवल मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसे स्थान निर्धारित किए गए जहां केवल मुस्लिमों को वोट देने का हक था, ठीक है। के एम मुंशी ने इस व्यवस्था को भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या ये संज्ञा दी थी। ये जो व्यवस्था है ये मार्ले मिंटो के सुधार के रूप में सांप्रदायिक निर्वाचन और सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत की गई थी। तो मिंटो उसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन और आरक्षण दो अलग अलग बिंदु हैं। आरक्षण में क्या होता है, किसी एक विशेष कैटेगरी के लोगों को ही चुने जाने का हक है, लेकिन वोटिंग राइट सबको प्राप्त है, वोट सभी देंगे। अगर हो सकता है कि कहीं पे एमपी का चुनाव उसमें एसटी का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, तो ये आरक्षण है, रिजर्वेशन है कि जो चुने जाने वाला है वो रिजर्व हो जाएगा। लेकिन जब जो वोट देने वाले हैं उनको भी रिजर्व कर दो, तब उसे बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन पद्धति, ठीक है। इसमें अगर कोई जगह से कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम ही होंगे। अगर उस क्षेत्र में हिंदू लोग हैं तो वो वोट देने का हक ही नहीं मिलेगा उन्हें। ये होता है निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, जिसकी शुरुआत की गई है 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा। ओके, तो इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसके लिए के एम मुंशी ने कहा था कि यह भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दिया आपने। मतलब क्या रहा लोकतंत्र का मतलब? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब आप ऐसी जगह लेकर के आ रहे हो, कुछ जगह, हर जगह नहीं, कुछ एक जगह ऐसी लेके आ रहे हो जहां पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे और मुस्लिम ही वहां पे चुने जाएंगे। अरे वोटिंग राइट तो होना चाहिए, चलो रिजर्वेशन की बात अलग है, वोटिंग राइट तो होना चाहिए ताकि वो अपना नेता चुन सकें। हो सकता है कि किसी जगह पे 40% पॉपुलेशन जो है अपने मुस्लिम लोगों की, 60% हिंदुओं की, लेकिन उस जगह पे अगर उन्होंने
मुस्लिम लीग के ही या मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन ही लागू कर दिया तो वहां पे 60% लोगों को वोटिंग राइट्स का कोई हक नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे धीरे धीरे 1909 में और बढ़ा दिया गया और 1935 में और बढ़ाने की कोशिश की गई। ओके, सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय परिषद शामिल हुए। देखो यहाँ पे कार्यपालिका परिषद बोला है यहाँ पे। ओके, ये प्रथम भारतीय शामिल हुए हैं कार्यपालिका परिषद में, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अब आपकी समझ में वो पिछले 3 लोगों के नाम भी ध्यान आ रहे होंगे, वो कौन थे? वो थे विधायी परिषद में शामिल होने वाले लोग। विधायी परिषद में तो अब यहाँ पे अधिकार भी मिलने लग गए हैं लोगों को, लेकिन ये कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद के रूप में पहले मंत्री मान लीजिए आप, इस तरीके से पहले भारतीय मंत्री के रूप में सत्येंद्रनाथ सिन्हा मिले। ओके, कार्यकारी परिषद अलग होती है और विधायी परिषद अलग होती है। ये सारी चीजें मैंने क्रैश कोर्स में अच्छे तरीके से समझा दी है, आपने वहां देख लिया होगा। ओके, तो पहले व्यक्ति जिन्हें कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था वो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। ओके, विधायी परिषद में तो पहले समय से 60 लोग बढ़ाए जा चुके हैं। ओके, यहाँ पे 60 लोगों की संख्या कर दी गई विधायी परिषद के अंतर्गत। अब इसमें से कुछ की पॉइंट अगर हम निकालें मार्लेमोंट सुधार से, तो की पॉइंट के रूप में आप एक तो ये नाम आप याद रख सकते हो। मार्ले कौन था? भारत सचिव था। मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसका एक उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि 1892 के एक्ट के दोषों को खत्म करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना और उग्रवाद व क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को समाप्त करने की कोशिश करना। यहाँ पे जो कार्यकारी परिषद थी केंद्र वाली, कार्यकारी नहीं, ये विधायी परिषद जो थी विधायी परिषद वाली, उसमें सदस्य संख्या 60 कर दी गई है। ओके, विधायी परिषद की। उसके अलावा यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है 1909 के एक्ट के तहत। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई आई थिंक। अब बात करते हैं हम, और इसमें आप सत्येंद्रनाथ सिन्हा का नाम भी आप याद रख सकते हो। पहली बार कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया, भारत का पहला व्यक्ति है। पहले जो मैंने आपको 3 नाम बनाए थे, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा, वो जो थे वो विधायी परिषद में शामिल लोग हुए थे। 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1909 के बाद में बोला गया था कि अगले 10 साल में हम देखेंगे और रिफॉर्म करने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मॉन्टेगू कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है? मॉन्टेगू भारत सचिव है जो इंग्लैंड में बैठेंगे। चेम्सफोर्ड कौन है? गवर्नर जनरल है जो भारत में बैठेंगे। इसे 1 अप्रैल 1920 को लागू किया गया था। अगस्त 2018 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट रखी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 1999 का अधिनियम तैयार किया गया था। मतलब ये पहले रिपोर्ट रखते थे, ये होता था, मैंने बताया था ना कि जो भी एक्ट आते थे उनमें क्या क्या जो लागू करने की बात कही गई थी वो कितनी लागू हो गई है, इसके लिए भारत सचिव और भारत का गवर्नर जनरल एक रिपोर्ट तैयार करते थे। उस रिपोर्ट को इंग्लैंड की संसद के पास में भेजते थे। इंग्लैंड की संसद उस रिपोर्ट को देख के फिर आगे के नियम लेके आती थी, आगे का एक्ट लेके आती थी। तो ये 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट है। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत यहां से होने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन हो गई है। इसके प्रमुख कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया था अंग्रेजों का कि भारतीय लोगों को शामिल होना चाहिए, और ये जो है वो लोकतंत्र के लिए युद्ध हो रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। उसके अलावा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल गए थे, और उधर की साइड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन कराया जा रहा था। तो इन सब चीजों में स्वराज की मांग की जा रही थी। तो अंग्रेजों ने आंशिक उत्तरदायी शासन की थोड़ी सी शुरुआत यहाँ पे कर दी है। उत्तरदायी शासन की मतलब पहले विधायी परिषद में लोगों को शामिल किया जाता था कानून बनाने में, अब कार्यकारी परिषद में। ठीक है, यानी जो मंत्री परिषद है उसमें भी भारतीय लोगों को शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया, और ये प्रांतों में किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच में कार्य विभाजित कर दिए गए, प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया गया, कुछ चीजें आरक्षित कर दी गई और कुछ चीजें हस्तांतरित कर दी। ठीक है, आरक्षित कार्य जो है वो गवर्नर ने अपने पास में रख लिए, रिजर्व जो है, और हस्तांतरित कार्य जनप्रतिनिधियों को दे दिए गए। यही क्या है? आंशिक उत्तरदायित्व।
ठीक है, आंशिक उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन। एमपी या एमएलए बनना आप एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाते हो, लेकिन आप एग्जीक्यूशन में जब आते हो जब आप कार्यपालिका में पहुंच जाते हो, जब आप कार्यों का क्रियान्वयन कराने लग जाते हो। तो इससे पहले जो होता था, 1909 में पहली बार एक व्यक्ति को केंद्रीय कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। 1919 के समय पे प्रांतों में दोहरी व्यवस्था या दोहरा शासन शुरू किया गया है, यानी प्रांतों में दो तरीके से शासन होगा। कुछ चीजें प्रांत का जो गवर्नर है, प्रांत का यानी यूपी मान लीजिए, यूनाइटेड प्रोविंस मान लीजिए, ठीक है, या सीपी यानी जो आज के समय पर मध्य प्रदेश है उसे सेंट्रल प्रोविंस मान लीजिए। तो वहां के प्रांतों में वहां के गवर्नर के पास में कुछ अधिकार है और कुछ अधिकारों का क्रियान्वयन कराने का जो अधिकार है वो भारतीय लोगों को या चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया गया है। यही प्रांतों में दोहरा शासन है, ठीक है। 1909 वाले एक्ट की अगर कोई बड़ी बात ध्यान रखें, 1909 वाले की बात कर रहा हूं, तो उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आप याद रख सकते हो कि वहां पे शुरुआत की गई थी। 1919 वाले की अगर कोई एक बात याद रखनी है आपको, तो वो आप एक बात सिर्फ यही याद रख सकते हो कि प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत हो गई थी। दोहरा शासन मतलब गवर्नर के पास में कुछ शक्तियां रह गई और कुछ शक्तियां जो हैं उन्होंने हस्तांतरित कर दी गई जनप्रतिनिधियों के पास में, यही दोहरा शासन हो गया। यहां से शासन जो करता है, कानून बनाना शासन नहीं होता है, शासन करना होता है कार्यों का क्रियान्वयन करवाना, कानूनों का क्रियान्वयन करवाना। तो यहां पे पहली बार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई। ओके, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। जो ली आयोग गठन किया गया तो उसके कहने पे 1926 में आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लिखा इसमें गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना करनी है, 1919 वाले एक्ट में लिखा गया था। ली आयोग बना था 1924 में, उन्होंने अनुशंसा दी तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग सीपीएससी की गठित किया गया, जो आज के समय पे हम यूपीएससी बोलते हैं, उस टाइप में 1926 में सीपीएससी का गठन किया गया। महिलाओं को वोटिंग राइट्स पहली बार मिले हैं यहाँ पे। अच्छा, इंडिया में पहली बार वोटिंग राइट जो है 1992, एक्चुअली में 93 में वोटिंग हुई थी, 92 वाले एक्ट के तहत आ गया था। ओके, उसके बाद में 1909 में वोटिंग राइट्स बढ़ा करके 2% कर दिया गया था, यहाँ पे 0.5% था। यहाँ पे 1909 में जो है वो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। 1919 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट्स जो दिए गए थे। एक नरेंद्र मंडल का गठन भी किया गया। नरेंद्र मंडल का गठन देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु किया गया था। ओके, तो ये करीब करीब 1921 के आसपास हुआ था। मतलब देशी रियासत के जो राजा थे वो अलग अलग इंडिविजुअल थे, तो उन्हें एक जगह पे एक मंच पे इकट्ठा करने का काम जो किया गया था नरेंद्र मंडल के द्वारा किया गया था। तो सब राजा एक जगह पे इकट्ठा होते थे प्रत्येक साल में इस तरीके से, और वहां पे इकट्ठे होकर के और जो समस्याएं थी उनके बारे में विचार किया जाता था। ठीक है, तो ये नरेंद्र मंडल का गठन किस लिए किया गया था? देशी राजाओं की समस्याओं के लिए यहाँ पे नरेंद्र मंडल की शुरुआत की गई थी। पहली बार वोटिंग राइट्स 1919 के एक्ट के तहत दिए गए थे। यहाँ पे आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई थी। ओके, तो यह बात याद रखना है। दो तरीके से ये कहाँ किया गया है आंशिक उत्तरदायी शासन? प्रांतों में, प्रांतों में ध्यान रखना, प्रांतों में दोहरा शासन की स्थापना की गई है। अभी केंद्र में नहीं की गई, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की गई। ओके, तो यहाँ पे आरक्षित जो विषय है वो गवर्नर अपने पास में रख लेगा और कुछ विषय जो हस्तांतरित कर देगा जनप्रतिनिधियों के पास में। ठीक है, तो ये आंशिक उत्तरदायित्व क्यों आया, इसके कारण अगर पूछा जाए मेंस में, तो 1919 वाले एक्ट में या जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ने जो रिपोर्ट भेजी थी इंग्लैंड में, उसमें आंशिक उत्तरदायित्व के लिए क्यों उन्होंने बोला? तो आंशिक उत्तरदायित्व शासन इसलिए बोला, पहली बात तो भारत में गांधी जी आ चुके थे और जो गांधी जी के द्वारा 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय लोगों का पूर्ण समर्थन था। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने, भारतीय लोगों ने आशा की होगी कि अंग्रेज, हम अगर इनका साथ देंगे तो अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे, उत्तरदायी शासन हमें दिलवा देंगे। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि भारत में राजनीतिक जो शक्तियां थी वो मजबूत होती जा रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पहले विभाजन था, अलग थी, गरम दल नरम दल अलग थे। 1916 में के टाइम पे सब आकर के एक जगह पे मिलने लग गए। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे, और साथ साथ में होम रूल आंदोलन चल रहा था। तो अंग्रेजों पे दबाव पड़ने लग गया था, इसलिए उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई, लेकिन आंशिक रूप से और प्रांतों में दोहरा शासन लगा करके। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे विस्तार कर दिया गया।
1909 में जो शुरुआत की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की गई थी, वो मुस्लिमों के लिए की गई थी। यहाँ पे आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और सिखों के लिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे विस्तार कर दिया गया। ओके, 10 वर्ष के बाद में इस अधिनियम का मूल्यांकन किया जाना था। तो ये अपना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का द्वारा जो इंग्लैंड में एक्ट बनाया गया था उसके बारे में था। ठीक है, तो इसके बाद में जो एक्ट आता है वो 1935 का आता है। चलो वो हम देखते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 1919 के बाद में आगे क्या प्रोसेस हुई। 1919 वाले भारत शासन अधिनियम में ये बात बोली गई थी कि आज से 10 साल बाद हम इसकी समीक्षा करने के लिए कमीशन भेजेंगे। तो कमीशन को 10 साल से पहले ही भेज दिया गया, यानी 1929 में भेजना था, उसे 1927 में भेज दिया गया। और कमीशन लेके आए थे साइमन। तो कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये 8 सदस्यीय कमीशन था। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। और सभी कैसे थे? अंग्रेज थे, सभी के सब गोरे थे। अब देखो, भारत में उन्होंने 1919 में सुधार करने की बात कही थी। अब उसकी समीक्षा करने के लिए किसको भेजा है? साइमन कमीशन को। और जो सुधार की समीक्षा करने आ रहे हैं वो सब कौन है? अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया, अंग्रेजी समीक्षा कर रहे हैं, उनका ही जज है, उनकी सिविल है, सब कुछ उनके पास में। तो समीक्षा करने पे वो नेगेटिव बात बोलेंगे क्या? अगर भारतीय लोग होते उसमें शामिल तो कहीं ना कहीं उस 1919 के जो क्रियान्वयन हुआ है उसके नेगेटिव बातों को तो बताते। लेकिन यहाँ पे सभी अंग्रेज हैं, तो इसका विरोध हुआ था व्हाइट कमीशन का। इसके विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी थे, पंजाब वाले, उनकी हत्या भी हो गई थी। ओके, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था। संवैधानिक इतिहास की बात चल रही है तो संवैधानिक बात पे चलेंगे, इतिहास में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं 1928 में। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी एक अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो जिसमें भारत में संविधान बनाने की जो भारतीयों के द्वारा कोशिश की जा रही है वो यहाँ से शुरू की जाती है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है। इसमें भारत द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम ये लिया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसमें अधिराज की मांग की गई थी। अधिराज यानी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जो प्रधानमंत्री है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, यानी देशी होगा। बाकी गवर्नर जनरल एज ए राष्ट्रपति रूप में रह सकता है और सारी की सारी विधायी शक्तियाँ अपनी संसद में और सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन में भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ों के अधीन ही रहते, स्वतंत्र नहीं हो रहे थे। अधिशासी, शासी तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के अधीन रह करके हम शासन करते। अंग्रेज भले ही एज ए राष्ट्रपति या बोलने के लिए या पपेट राष्ट्रपति होते, या महारानी हमारी वहाँ पे, जैसे आज के समय पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो हेड है, ऑस्ट्रेलिया देश का जो हेड है वो इंग्लैंड की महारानी है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया आज के समय पे भी एक डोमिनियन स्टेटस है। ओके, तो यहाँ पे अधिराज की मांग की गई थी और स्वतंत्रता के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं की गई। धीरे धीरे 1929 तक आते आते मोतीलाल जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस में बड़े लेवल पे एक्टिव हो गए थे। उन्होंने बोला कि अधिराज बदराज कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। बोले कि हमारे पास में अंग्रेज़ों का कोई नहीं रहना चाहिए, ऊपर हमारे ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो 1929 में पंडित जी ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। ओके, और 26 जनवरी 1930 को अधिवेशन जो था वो दिसंबर में हुआ था और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे झंडा फहराया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, दिसंबर के अधिवेशन में बोला गया था हम 26 जनवरी को जो है वो झंडा फहराया करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, ऐसी बात बोली गई थी। इसलिए तो अपना जो संविधान का जो विकास हुआ था, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन 2 महीने डिले किया गया। 2 महीने डिले इसलिए किया गया था, हमने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था, स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उस दिन को यादगार बनाने के लिए 2 महीने डिले किया था। ठीक है, तो 26 जनवरी से उन्होंने प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के बाद में 15 अगस्त को पड़ गया, तो 26 जनवरी को यादगार बनाना था, तो फिर उन्होंने इस बात को किया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था।
हिस्ट्री का पॉइंट है, बताया था मैंने आपको सारी चीज़ें, क्रैश कोर्स के अंदर भी, फुल कोर्स में भी आएंगी, तो फिर इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम भारत के संविधान इतिहास में, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो संविधान है उसका ज़्यादातर भाग जो है इसी अधिनियम से लिया गया है, 1935 के जीआई एक्ट से। पहली बात तो इसकी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, इसकी जो प्रस्तावना थी वो 1919 के एक्ट से ही ली गई थी, सेम टू सेम। ओके, इसमें एक नई बात जो निकल के आई, अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई, अखिल भारतीय। उससे पहले क्या था, दो तरीके से अंग्रेज शासन करते थे, एक तो देसी भारत, एक अंग्रेजों का भारत जो डायरेक्ट कंट्रोल में था, देसी भारत जो राजाओं के द्वारा कंट्रोल में होता था। यहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि इन सबको एक जगह पे लेके आए, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएं, देसी भी आए और डायरेक्ट अंग्रेज कंट्रोल वाला अंग्रेजी भारत भी आए, ठीक है। तो वो उसे एक जगह पे लेके आने की कोशिश करें, ठीक है। तो सभी देसी रियासतों को कहा गया कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करके एआईएफ में शामिल हो जाएं। भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में ये पहला कदम था। देसी रियासतों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो एआईएफ की स्थापना ही नहीं हो पाई, तो ऑल इंडिया फेडरेशन बन ही नहीं पाया, बट यहाँ शुरुआत की गई थी। बाकी देखो, ये जो था वो कहीं ना कहीं 1947 के बाद में जब देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा है उसकी यहाँ से शुरुआत कर दी गई थी, और अंग्रेज राजाओं को पता चलने लग गया था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा, लोकतंत्र को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहली बार अपने देसी रियासतों को बोला गया स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करने के लिए, लेकिन कोई भी राजा शामिल नहीं हो पाया। ओके, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब करने की कोशिश की गई है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। पॉइंट याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश कब की गई, 1935 के एक्ट के बाद में। ओके, केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया। अब ऐसा हो रहा है, केंद्र व राज्यों के बीच जो विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांट दिया जा रहा है। और कैसी रहेंगी, जो आज के समय पे आप देखते हो, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस समय 59 विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, 54 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया और 36 विषयों को जो है अपना समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिस पे दोनों ही कानून बनाने के लिए राजी हो सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है। अपशिष्ट विषय, रेजिडुअरी पावर जो है उन पर कानून बनाने का गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया। रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या हुआ, जो विषय इनमें शामिल नहीं है 59, 54, 36 में कोई नई विषय आ जाती है उससे रिलेटेड, तो फिर उस पर जो अधिकार मिला है कानून बनाने का, वो किसको मिला है, गवर्नर जनरल को मिला हुआ है। ओके, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ओके, प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया तथा इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। देखो, अब देखो आपको कन्फ्यूजन 2 चीज़ों पे, दोहरा शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, ऐसे 2 चीज़ों पे। दोहरा शासन क्या है, दोहरा शासन का मतलब वो है, देखो पुराने समय से मैंने बताया था कि अंग्रेज कंपनी थी, कंपनी ही शासन कर रही थी, कंपनी ही राजनीतिक कार्य कर रही थी, कंपनी ही व्यापारिक कार्य कर रही थी। बाद में कंपनी को सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य दिए गए, तो कंपनी के ही कुछ लोग करते थे। 1919 के एक्ट में राज्यों में दोहरा शासन लागू किया। 1919 के एक्ट में राज्यों के अंदर दोहरा शासन मतलब क्या किया, काम को बांट दिया 2 लोगों के बीच में। 2 लोग कौन कौन हो गए, एक हो गया अपना गवर्नर, दूसरा हो गया जो सरकार चुन के आ रही है प्रांतों के स्तर पर, ठीक है। तो काम को बांट देना यानी 2 लोगों के द्वारा शासन करवाना, यानी दोहरा शासन करवाना। ये 1919 के एक्ट में प्रांतों के लिए बोला गया था। 1935 में आते आते प्रांतों के लिए समाप्त कर दिया और प्रांतों को बोल दिया तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी अब गवर्नर को कोई अधिकार नहीं रहे, जो प्रांत की चुनकर के जो आने वाले हैं उनके पास में सारे अधिकार हो गए। आई बात समझ में। अब जो है राज्यों में से दोहरा शासन हटा दिया, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी, सारे के सारे कानून बनाना और सारी जो कार्यपालिका है वो एक तरीके से वहाँ के जनप्रतिनिधियों को दे दी। अब इसको कहाँ पे लेके आ गए हैं, वो केंद्र पे। अभी तक केंद्र में सारे कानून बनाने का जो और सारे कार्यपालिकाओं का जो था वो मोस्टली अंग्रेजों के हाथ में था, बट यहाँ पे 1935 वाले एक्ट में ये बात बोली गई है, कि केंद्र में अब दोहरा शासन हो जाएगा। दोहरा शासन मतलब कुछ भाग गवर्नर जनरल काम करेगा, कुछ काम चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। ओके,
तो गवर्नर जनरल ने आरक्षित विषय स्वयं के पास में रख लिए और हस्तांतरित विषय संसद को दे दिए। तो दोहरा शासन किसके पास में आ गया? अब दोहरा शासन केंद्र लेवल पे आ गया। राज्य क्या हो गए? पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तो ये अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की गई थी और ये अच्छी भी बात है। किसी भी चीज़ को एकदम से दे देते हैं तो शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम। यहाँ पे पहले उन्होंने 1919 के एक्ट के द्वारा छोटे लेवल पे जनप्रतिनिधियों को कानून बनाना सिखवाया और शासन व्यवस्था चलाना सिखाया। तब तक केंद्र में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 1935 में आते आते केंद्र में आधा अधिकार दे दिया गया, यहाँ पे दोहरा हो गया। बोले यहाँ पे अब दोहरा मत रखो, यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्र कर दो। ओके, ये बात आपकी समझ में आई। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें ऐसी बात बोली गई थी, केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसे 1935 में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोला जाता था। राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की शुरुआत हुई 1935 के एक्ट के द्वारा। बात करें यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। फेडरल कोड अपने आप में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। संघीय मतलब जो संघ बना हुआ है भारत का संघ, उसकी सबसे बड़ी न्यायालय ये हो गया संघीय न्यायालय, लेकिन ये सुप्रीम नहीं है। फेडरल कोर्ट जो बन रहा है 1935 का, इसके ऊपर जो है वो इंग्लैंड का कोर्ट है। अगर फेडरल कोर्ट से कोई सहमत नहीं है तो वो इंग्लैंड वाले कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है। तो इसलिए ये फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ओके, सुप्रीम का मतलब ये होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। इसके ऊपर फेडरल कोर्ट के ऊपर है इंग्लैंड वाला कोर्ट। ठीक है, तो ये फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 1935 वाले एक्ट में था। सबसे बड़ा न्यायालय होने के बावजूद भी ये सर्वोच्च यानी सुप्रीम नहीं था। सुप्रीम क्यों नहीं था? क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, तो सुप्रीम इंग्लैंड के अंदर था। ये संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ और प्रथम जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम था मोरिस ग्वेयर। ठीक है, प्रथम चीफ जस्टिस बने उनका नाम था मोरिस ग्वेयर। ठीक है, जो आप नाम याद कर सको, जिस तरीके से अंग्रेज लोगों के नाम है आप देख लें। उसके बाद में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख मिलता है, यानी वर्तमान में DPSP जिसे आप बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो यहाँ 1935 में शामिल कर लिए गए थे कि राज्यों को किस तरीके से शासन चलाने की प्रक्रिया रखनी है। बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये 1935 का एक्ट था, उसके तहत ही अलग किया गया था। एक्चुअली में बर्मा होने को तो अलग से एंटिटी है अपने आप में, बर्मा एक अलग देश था, भारत का हिस्सा नहीं था। बट अंग्रेजों ने उधर की साइड से शासन चलाने के लिए तो बर्मा को शामिल किया हुआ था। 1935 वाले एक्ट में बर्मा का गवर्नर जनरल अलग बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल अलग रह गया। 1935 तक बर्मा और भारत का एक ही गवर्नर जनरल होता था। ओके, उसके साथ साथ में कुछ अन्य राज्य बनाए गए, जैसे बॉम्बे और सिंध, बिहार और उड़ीसा, ये नए नए राज्य बनाए गए, यानी अलग अलग राज्य बनाए गए। बॉम्बे बनाया गया, सिंध बनाया गया, बिहार और उड़ीसा बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ओके, ये ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कानून था 1935 का GOI एक्ट। ओके, GOI एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया 1773 से लेके अब तक का सबसे बड़ा कानून था। और मैंने बताया ना, जब अपनी संविधान सभा बनी उसमें भी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें 1935 से जो कि त्यों उठा ली गई। इसमें क्या था, 10 अनुसूचियाँ थी और 321 अनुच्छेद थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, बाकी नहीं पूछा जाना चाहिए भाई 1935 के एक्ट से, बट आज के समय पे क्या पूछ सकते हैं, कुछ अता पता नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि 1935 के एक्ट में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ओके, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के इससे क्या रिलेटेड कमेंट थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है, इसे बोला है दास्ता का अधिकार पत्र, चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी इस तरीके से कि हम जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो चाह रहे थे कि पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए केंद्र के लेवल पर भी। ठीक है, यहाँ पे केंद्र के लेवल पे पूर्ण स्वायत्तता नहीं दी गई थी, आधे काम जो है वो गवर्नर जनरल के पास में थे। ठीक है, तो दास्ता का अधिकार पत्र, अधिकार तो दिए हैं, कुछ प्रांतों में स्वायत्तता दी गई है, अधिकार तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दास्ता है अंग्रेजों की, वो तो चाहते थे पूर्ण स्वतंत्र होने चाहिए हम
तो यहाँ पे दास्ता का अधिकार पत्र बोला किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, क्योंकि स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। और जीआई एक्ट को उन्होंने बोला था इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। गाड़ी तो है लेकिन इसमें बहुत सारे ब्रेक लगे हुए हैं और इसका इंजन नहीं है एक तरीके से। तो ये किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू के पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से पूछा जाता है कि 1935 के लिए जवाहरलाल नेहरू का कौन से कथन सही है। तो उनमें से ये बात बोली जा सकती है कि दास्ता का अधिकार पत्र, इंजन रहित गाड़ी जिसमें बहुत अधिक ब्रेक लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा-गला और अस्वीकृत योग्य बताया था। तब तक मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो पाकिस्तान की मांग नहीं करते थे वो। ओके, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसमें बिना जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को बिना पूछे ही अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया था, जिससे नाराज होकर के ज़्यादातर कांग्रेस वाले जो प्रांतों जहाँ पे शासन कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार को छोड़ दिया। ओके, अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथ को गवर्नर जनरल के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया था। पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था और यह उल्लेखित किया गया था संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारत होंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1940 में आया है और संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया है और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जो हैं भारतीय होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मार्च 1942 में गवर्नर जनरल सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके समय पे क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार युद्ध की समाप्ति के बाद में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया जाता है। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड की संभावित हार व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा के गठन के कारण बोला कि दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत थी। जर्मनी के हिटलर ने इंग्लैंड को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। वो तो भला हो अमेरिका का, जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो इंग्लैंड की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। इंग्लैंड के पास में बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। इंग्लैंड की सेना इतनी सक्षम नहीं थी कि बाकी उपनिवेशों को वो संभाल सके। अगली बात, भारत के जो सैनिक थे वो भी विद्रोह करना शुरू कर चुके थे। तो ये तो निश्चित था कि भारत जो है आज़ाद होने वाला है। ओके, और यहाँ पे इंग्लैंड की हालत ख़राब है, उसके बावजूद भी वो क्या बोल रहे हैं कि 1942 में बोल रहे हैं, मार्च 1942 में, कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी ने बोला था इसके लिए कि दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। बैंक कौन? एक तरीके से इंग्लैंड, वो दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास में मतलब पैसे नहीं है, पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, फिर भी वो अपने आप को शहंशाह समझते हुए हमें चेक दे रहे हैं और वो भी पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, यानी आज से 3 साल 4 साल बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी के द्वारा अपना क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला गया था? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ओके, चर्चिल वर्सेज क्लीमेंट एटली का चुनाव होता है 1945 में, और जिसमें क्लीमेंट एटली जीत जाते हैं, चर्चिल हार जाते हैं। मैंने बताया था आपको, चर्चिल जो थे वो बहुत एक तरीके से भारत के प्रति अत्याचार करने वाला व्यवहार रखते थे और भारत को वो आज़ाद नहीं करना चाहते थे। क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी के, भारत के प्रति नरम व्यवहार रखते थे। तो आज़ादी मिली, उसके बाद में तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। क्लीमेंट एटली जीत के आ गए थे, यूएनए की स्थापना हो गई थी, चर्चिल की हार हो गई थी। तो ये बहुत सारे कारण थे। भारत में भी जो रॉयल इंडियन नेवी था उसमें विद्रोह होने लग गया था। तो ये बहुत सारे कारणों के कारण भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। तो 1945 में क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्या पर विचार करने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो मंत्रियों को भेजा 3 को, इसलिए उसे कैबिनेट मिशन बोला गया था। मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाना था। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो अपनी 1940 तक हो रही हैं, मार्च 1940, और इसमें कैबिनेट मिशन आया है भारत में। तो इसके तहत यहाँ पे संविधान सभा का गठन करना है, चुनाव भी करवाने हैं और संविधान सभा का गठन करना है। संविधान सभा अपना अगला लेक्चर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने देखना है। तो अब संविधान सभा अपना अगला लेक्चर है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी भी कुछ खास बातें देखते हैं।
इसमें क्या बोला गया, भारत को स्वतंत्रता हो जाएगी और विभाजन हो जाएगा। ओके, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी, 15 अगस्त को भारत के। ओके, 15 अगस्त को अच्छा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे अगर ध्यान रखें तो बांग्लादेश का शोक भी बोला जाता है इसे 15 अगस्त को। उसका कारण अलग है, क्योंकि 15 अगस्त को बांग्लादेश के जो निर्माता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके लिए इसे बांग्लादेश का शोक बोला जाता है। ये अलग पॉइंट है। ओके, 1947 का अधिनियम देशी रियासतों को छूट थी कि वह भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। देशी रियासतों का विभाग बनाया गया जो गृह मंत्रालय के अधीन था। सरदार पटेल इसके मंत्री थे, बीपी मेनन इस विभाग के सचिव थे। पटेल और मेनन ने भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय इनको दिया जाता है, पटेल और मेनन को, और इन्होंने सभी रियासतों को भारत में मिलाया। और मेनन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इस नाम से पुस्तक लिखी थी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए दिया गया ये अंतिम कानून था 1947 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। जब तक दोनों देशों को संविधान लागू ना हो तब तक दोनों देशों को शासन व्यवस्था जीओआई एक्ट 1935 से संचालित होगी। जब तक नए संविधान के तहत नई संसद का गठन नहीं होगा तब तक संविधान सभाई संसद के रूप में कार्य करती रहेगी। तो इस तरीके से 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 अलग अलग देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान। देशी रियासतों को बोल दिया गया आप अपनी मर्जी से चुन लो। गृह मंत्रालय के सरदार पटेल, उनके साथ साथ में अपने बीपी मेनन जी, उन्होंने देशी रियासतों को एकीकरण करने का पूरा प्रयास किया और ज़्यादातर रियासतों को अपने यहाँ पे मिला लिया। 2-4 रियासतों को कुछ समय बाद में मिलाया गया था, ठीक है, जैसे कि जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर। और उसके अलावा अपना यहाँ तक जो है ये कैबिनेट मिशन जो आया था, इसके द्वारा जो चुनाव हुए थे वहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया। और ये संविधान सभा अगले आने वाले समय में जब तक नई संसद नहीं बनेगी तब तक के लिए संसद का भी कार्य करेगी, ठीक है, कानून बनाने का कार्य भी करेगी और संविधान का निर्माण अलग से कर ही रही है। ओके, तो ये बात इन्होंने बोली है यहाँ पे, जब तक नए संविधान के तहत नई संसद का गठन नहीं होगा तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती रहेगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे 1773 से लेकर के और 1947 तक जो अंग्रेज़ों के द्वारा अधिनियम लाए गए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए जो संविधान का निर्माण किया गया उसके बारे में, उसकी ज़्यादातर फैक्ट्स को, व्यक्तियों को इमेज के द्वारा देखेंगे और समझेंगे। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।